नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कैसे चर्चा को लेकर के जो अभी पॉलिटिकल सरगर्मी तो हमेशा आप देखते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल सरगर्मी है अभी शादी प्रज्ञा को लेकर के, क्योंकि इन लोग का जो हमेशा जो बयान आता है वो देखा जाए तो इस देश के लिए सही नहीं है, इंसानियत के लिए सही नहीं है। और जो हमारा संविधान है ये नहीं बोलता है कोई भी जाति धर्म या लिंग को लेकर के कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन क्यों हमेशा ऐसा होता है कि भाजपा ही वाले, उनके सांसद या उनके विधायक या उस पार्टी उस दल के लोग, जो भी होता है जो मन में होता है, कभी शूद्र का भी विवाद को लेकर के चल रहा है, दलित महादलित अनुसूचित जाति जनजाति उसको लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा टीका टिप्पणी कर देते हैं जिसकी वजह से जो सो एक कंट्रोवर्सी हो जाती है और भाजपा सब तरफ से घिर जाती है। हालांकि जब उनके लोगों से बात पूछी जाती है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि बार बार आपके दल के लोग या सांसद या विधायक या जो भी उस दल के हैं कुछ ऐसा मतलब टीका टिप्पणी कर देते हैं जिसे सही नहीं माना जाएगा, और एक शांति और सौहार्द का जो एक माहौल हमारे देश में बना हुआ है तो वो बिगड़ने की एक जो आशंका बनी रहती है। तो इसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। ये हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड है, एक एक्सपर्ट के तौर पे भी और ऐसे आम जनता के हिसाब से हम लोग जो बात करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे न्यूज़ चैनल के ऊपर डिबेट होता है उसके ऊपर हो हंगामा चिल्लाना या फिर कोई भी पार्टी का पक्ष रखना, ऐसा नहीं। हम लोग एक नागरिक होने के नाते और एक जो है जो इस देश का होने के नाते, एक यूथ होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो है जो भी हमारे अंदर सलाहियत है या जो नॉलेज है उससे हम इनलाइटेंस करें, सारे लोगों को समझे, हमारा भी एक दायित्व है। तो उसी के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था और अपने बारे में ये बताएंगे पहले। जी, मेरा नाम निगारिश है, मैं एडवोकेट हूँ पटना हाई कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। और मैं सोशल वर्कर हूँ, मुबल्लिग हूँ और आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ। बहुत सी चीज़ें जो नॉलेज से रिलेटेड हैं, शायरी से, सियासत से, वकालत से, इक़्तिसादियात से, इकोनॉमिक्स से, उन सब चीज़ों को मैं फ़ोटो कॉपी करा के या लिख के या और भी कमेंट हाई पिच पे करके निगारिश बोला उन जा सारी सकता है। चीज़ों को मैं लोगों में बांटता रहता हूँ, इल्म बांटता रहता हूँ और ईमान और यकीन की बातें बांटता रहता हूँ, सियासियात की समझ अपनी भी डेवलप करता रहता हूँ, दूसरों की भी डेवलप करता रहता हूँ। तो इन सारी चीज़ों में मैं लगा रहता हूँ। और ये हमारे 30 साल पुराने दोस्त हैं सैफुद्दीन अहमद टीपू साहब। हम एक ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग बेसिकली चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, हम लोग साथ में रहा करते बचपन थे। के साथी हैं। बचपन में हम लोगों ने बहुत लटेन और गुड्डी उड़ाया है और हॉकी खेला है। लकड़ी से हॉकी नहीं हुआ करता था उस ज़माने में, क्योंकि हमारे दोस्त फ्रेंड ग्रुप में सिर्फ तुमुल के पास अपना हॉकी था जो उसने खरीद रखा था। वो तुमुल हमारे सीनियर थे। हमारे मतलब साथियों में मेरे था। तो सीनियर ये भी है, लेकिन हमारे साथियों में था तो उसके पास था। बाकी हम लोग जो और इधर भी आ जाएंगे। लकड़ी जो मिलता था वो आसपास उसके गार्डन में, तुमुल के गार्डन में, उसी को तोड़ ताड़ के किसी तरह हम लोग। खैर अब हम लोग अपने जीवनी के ऊपर ज्यादा रोशनी नहीं तो अब हम डालेंगे। लोग तबसरा करना चाहेंगे कि जो सियासी हालात हैं हिंदुस्तान के, आलम के, बिहार के, उन पर रोशनी डालना चाहेंगे। उसी चीज को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे एक नए अंदाज में कि क्या मतलब मेरी सोच है, मेरे तो सवाल रहेंगे आज ये एक्सपर्ट के तौर पे जवाब देंगे। और दोनों फ्रेंड हैं, देखते हैं कितना मतलब अंडरस्टैंडिंग और ये जो तालमेल होती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था निगारेश कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा भाजपा ही के लोग, हमेशा भाजपा के लोग जो है कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम को लेके, पाकिस्तान हिंदुस्तान को लेकर के कुछ ना कुछ ऐसा, या तो ये सियासत का एक ऐसा एक हिस्सा है, हिस्सा सियासत का बोला जाएगा, या फिर ऐसा कि भाई कंट्रोवर्सी कर दो ताकि उनका जो वोट बैंक है वो सिक्योर रहे, जो हिंदू मुस्लिम वाला और हिंदुत्व के आधार पे ये जो चल रहे हैं। तो क्या ये देश के लिए सही रहेगा? अभी साध्वी प्रज्ञा का मैं इसलिए क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि भाई शूद्र को शूद्र करने पे वो उनको बुरा क्यों लगता है। तो क्या आप जब संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है? देखिए, हर तरह के जब आप सियासियात में आते हैं और आलमी पसंद मंजर को देखते हैं कि कैसे कैसे सियासी पार्टियां पूरी दुनिया में हैं, और हिंदुस्तान में भी देखते हैं। हिंदुस्तान में भी 3000 पार्टियां हैं और हर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंडियन लॉज के मुताबिकत में रजिस्ट्रेशन कराती है। कोई रजिस्टर्ड पार्टी होती है, कोई स्टेट पार्टी होती है, कोई नेशनल पार्टी होती है। कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टी है और बाकी ज़्यादातर पार्टियाँ या सारी पार्टियाँ जो हैं या तो स्टेट पार्टियाँ हैं या सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टियाँ, स्टेट पार्टियाँ भी नहीं, राइट। और हिंदुस्तान की 3000 पार्टियों में लगभग 100 ही पार्टियाँ ऐसी हैं जो किसी लेवल पे अपना दम खम दिखा पाती हैं। बाकी 2900 पार्टियाँ बस एक एनजीओ, छोटी मोटी एनजीओ के तौर पे चलती रहती हैं
और फंड्स लेना और कुछ इस्तेमाल करना और कुछ लोगों का जीवन यापन होना। नहीं, अभी मेरा जो सवाल था, क्या ये सही माना जाएगा संविधान के एतबार से? क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं, इतना हम लोग उसी को नहीं घुमा सकते। उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि सियासियात में पार्टी का जो फिलॉसफी होता है वो उसके कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करता है। अब मुस्लिम लीग है, उसका एक अपना कोर्स ऑफ एक्शन है, बीजेपी है, उसका एक अपना कोर्स ऑफ एक्शन है, आरजेडी है, एआईएडीएमके है, बीजू जनता दल है, तृणमूल कांग्रेस है, फिर अभी हार्दिक पटेल सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बात है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उन लोगों को भी लगेगा जो सुनेंगे कि क्वेश्चन कुछ हो रहा है और जवाब कहाँ कहाँ घुमाया जा रहा है। ठीक है, डिटेल में जब बात होंगी तो फिर ठीक है, मैं स्पेसिफिक बता सकते हैं। तो आप अगर सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ये सही है कि भाई आप कहीं पे भी मतलब जाति धर्म को लेकर के आप बात करते हैं, एक तरीके से डिवाइड करने वाली बात हुई। तो साध्वी प्रज्ञा की ये जो स्टेटमेंट है अभी हाल फिलहाल में जो दिया गया है, तो ये कहाँ तक उचित माना जाएगा? ये देश जो है सो धर्म निरपेक्ष देश है, इसमें जो है सारे लोगों को समान भाव से देखा जाता है, सबको इक्वल राइट्स है। तो इस आधार पे ये स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये इस तरह का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले स्टेटमेंट नहीं बोलने चाहिए। और जो भी बोलें, चाहे मुसलमान से बोलें या हिंदू से बोलें या सिख से बोलें या ईसाई से बोलें या ज़ोरास्ट्रियन से बोलें, वो परहेज़ करें इस तरह के स्टेटमेंट को। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और मायावती भी एक ज़माने में हरिजन कहलाने पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती थी। दलित, ये नहीं होना चाहिए। दलित जितने भी लीडर्स हैं वो हरिजन नहीं कहलाना चाहते हैं अपने को। आप उनको नहीं कहलाना नहीं चाहते, होना ही नहीं चाहिए, बाइसलेस होना ही नहीं चाहिए। दलित कहिए, हमको एससी कहिए, शेड्यूल कास्ट कहिए, लेकिन शायद क्षुद्र मत कहिए, हमको हरिजन नहीं कहिए, हमको घटिया लोग मत कहिए। इस तरह की उन लोगों के एक कंटेंशन रहता है। नहीं, किसी को भी है क्या? अगर आपको बताया तो क्या सही है? नहीं, सही है, मैं मानता हूँ इस बात। ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि लॉयर भी हैं आप, इस चीज को आप समझिए। तो कहीं पे भी ये चीज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की राइट्स नहीं देती है हमें कि हम कुछ भी ऐसा करें जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। ये नहीं होना चाहिए। पहली बात की कास्ट क्रीड सेक्स के ऊपर जो है सो कहीं पे भी इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। लोगों को इस चीज से बचना चाहिए। और खास तौर पे जब आप एक राजनीति में हैं तो आपको जो सो एक बात का जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो सो आप बोल देते। तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप राजनीति में हैं, एक आपकी जीवन जो है सो वो सार्वजनिक है, सारे लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं। तो क्योंकि ऐसा ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को लेकर के बताया था कि वो देशभक्त हैं। क्या आप गोडसे को देशभक्त मानेंगे? देखिए, गांधी जी को देखिए, ये जो है वो बीजेपी का फलसफा है। उन्होंने गोडसे को भी देशभक्त माना, वीर सावरकर को भी देशभक्त माना, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये सब उनके आइडियोलॉग्स हैं। मैंने जब कहा ना, शुरुआत में मैंने किया था कि हर पार्टी का, हर तंजीम का एक फलसफा होता है। तो भाजपा का, आरएसएस का, वीएचपी का, शिवसेना का, उन लोगों का हिंदू फलसफे पे चलते हैं। और वो भी इंसान मुंसिफाना हिंदू फलसफे पे नहीं चलते जिसमें प्लूरल राइट्स हो। भगवान राम के उपदेशों पे नहीं चलते, बल्कि वो छोटे छोटे जो लीडर्स इन लोग क्रिएट हुए हैं 20वीं सदी में, वो उनके बहुत बड़े महान लीडर। भगवान राम की बात करते हैं, पहले हम लोग बचपन से सुना करते थे। हम राम के बारे में तो यही है कि मंदिर मस्जिद जो झगड़े हो, ये तो राम नहीं कहता। कभी नहीं रूप कुंवर को सती बना दो, ये घनश्याम नहीं कहता। कभी नहीं। तो मंदिर मस्जिद का झगड़ा जो करते हैं हिंदू कौम के लोग, मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, क्रिश्चियनों को दबाना चाहते हैं, सिखों, जितने भी माइनॉरिटी कौम है, यहाँ पे मैं थोड़ा रेक्टिफाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। हिंदू कौम के लोग नहीं, कुछ जो है उस कौम से जो हिंदुज्म को मानते हैं, अब कुछ जो गलत है उसमें, हमारे में भी गलत है, इस्लाम को मानने वाले में भी जो कुछ है, जो बहुत अच्छे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन गलत तो गलत, उससे रिलीजन गलत नहीं होता है। रिलीजन को टारगेट नहीं किया जाता। फ्लैगशिप हर जगह होता है। जी, हर जगह होता है, हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन होता है। तो मैं इस चीज को नहीं मानता। तो अभी मेरा यही कहने का मतलब है, थोड़ा सा स्क्रीन में रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्योंकि मैं इतना तो एडिटिंग नहीं करना जानता, क्योंकि जितना मैं बताऊं, क्योंकि स्क्रीन में रह करके हम बात करें। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप इस तरीके का स्टेटमेंट गोडसे कब से भक्त हो गए? आपके लिए हो सकते हैं देशभक्त मान लेते हैं, या आप जो भी आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं, लेकिन आप इस कंट्री में, जो कंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है, सबको इक्वल राइट्स देती है, तो आप इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। और आप थोप भी नहीं सकते अपने आइडियोलॉजी को किसी के ऊपर। इन सब चीज़ों को समझना चाहिए हमेशा। लेकिन देखा जाता है कि बीजेपी वाले, हमेशा देखा जाता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्यकर्ता है वो, मतलब जब सांसद हैं, हाँ, जब विधायक इस लेवल पे आ जाने के बाद
इस तरीके का घटिया बयान दे देना कहीं ना कहीं से, अभी देखिए इस बयान के ऊपर जो सो जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके ऊपर एनडीए कभी कार्रवाई क्यों नहीं करती? ऐसे लोगों के ऊपर भाजपा क्यों नहीं कार्रवाई करती है, या ऐसे लोगों को क्यों नहीं मतलब निष्कासित कर दिया जाए? क्या निष्कासित नहीं किया जा सकता है? हाँ, निष्कासित किया जा सकता है पार्टी से, लेकिन इन लोगों का मैंने जैसा अर्ज किया कि भाजपा इस तरह के मेंटालिटी पर ही अपना दो रोटी दाल चला रही है। एक ज़माने से भाजपा और आरएसएस और जनसंघ के लोग, भारतीय जनसंघ के लोग, उन लोगों का है कि रूरल सोसाइटी के वो लोग बिलीवर नहीं है, वो सिंगुलर हिंदू सोसाइटी के बिलीवर है। और दलितों को जितना मार रहे हैं पिछले 5,000 साल से, वो एक मतलब एक बताता है कि उनमें कितना कास्ट सिस्टम कितना स्ट्रांगली बना हुआ है। अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था कि हिंदू सिस्टम में जो कास्ट सिस्टम है वो एक मुसलमानों की तरह नहीं है, जहाँ अशरफाइजेशन होता है, जहाँ सैंक्टिटाइजेशन होता है। लोग तरक्की करते हैं तो अंसारी से शेख कराने लगते हैं, पठान कराने लगते हैं, मलिक कराने लगते हैं, समाज में उनको बड़े बड़े जगह बैठने के लिए मिल जाता है, ओहदे मिल जाते हैं। इस तरह से हिंदुओं का समाज नहीं है। आज भी दलित जो है वो ब्राह्मणों को सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है और उनको भगवान समझता है। और वो ये हकीकत ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हम लोग न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसा पेपर्स है, बहुत सारे ऐसे क्लिपिंग्स हैं। ये कुछ भी नहीं है कि मतलब हम लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, वो हमारी अपनी बातें, ये बातें जो देखने को मिल रही है इस समाज में, देश में, हमारे प्रदेश में, और ये हो रहा है। और स्वयं जो है सो दलित, महादलित, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इस चीज़ को जानते होंगे, समझ रहे होंगे पूरे देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से। खास तौर पे ऐसा क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहले भी था और अब कुछ ज़्यादा हो गया है? नहीं, पहले तो था, लेकिन पहले उतने इंसान गिरे हुए नहीं थे। अगर 200 साल का अगर हिस्ट्री पूरी दुनिया का देखा जाए तो मोरालिटी पूरी दुनिया में बहुत गिरी। 200 बरस में पूरी दुनिया की मोरालिटी गिरी है, जुल्म बढ़ा है, बेईमानी बढ़ी है, बातचीत भी बढ़ी है। अब जितना बातचीत आज हो रहा है, जितना इंफॉर्मेशन आज पूरी दुनिया में घूम रहा है, पहले कहाँ घूमता था? पहले तो अभी तो एक सेकंड में हम यूट्यूब में डालेंगे, 1 करोड़ लोग आदमी लाइक कर देगा, 2 करोड़ लोग लाइक कर देगा। हाँ, ये सब बातें हैं, लेकिन ये सब पहले 10 साल लगता था अपनी बात उतने लोगों तक पहुंचने। ये सब बातें आज से 40 साल 50 साल पहले, ये सब बातों को मैं मान रहा हूँ। लेकिन मेरा यही कहने का मतलब है, चॉइसेस हो आपकी अपनी हो, लेकिन वो चॉइस जो है कहीं भी किसी को ठेस न पहुंचाए, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो कहीं पे भी जाने का हो, या बैठने का हो, या आपकी अपनी पॉलिसी है, या आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, मतलब वो सिर्फ बेनिफिट के लिए हो, एक दूसरे मतलब इंसान के लिए, मतलब सिम्बायोटिक होना चाहिए, ना कि पैरासिटिक होना चाहिए। एग्जैक्टली। और वो जो है आपके स्टेट के लिए, आपके देश के लिए, और सारे जो मजहब के मानने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी होनी चाहिए, मैं यही मानता हूँ। तो इसीलिए जो साध्वी प्रज्ञा जो इस तरीके से दे रहे हैं, कभी योगी आदित्यनाथ दे देते हैं, कभी अल्पेश ठाकुर हैं, या फिर एक और है जो दिल्ली केस में हुआ था, एनआरसी और एनपीआर केस में, तो कपिल मिश्रा के बारे में। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो लोग इस तरीके से खुल करके बोलते हैं, पार्टी उसको तो निष्कासित नहीं करती, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, और उसको अदालत से बरी कर दिया जाता है। अदालत किस बेस पे उन लोग को बरी कर दिया जाता है, जब वीडियो फुटेज है, सारा कुछ है और हर एक जो प्रूफ है, फिर भी अदालत किस बुनियाद पे उनको रिहा कर देती है या खुलेआम छूट दे रखी है? अब वो समाज में जो भी होता है, हिंदुस्तान का जो अदलिया है, अदालत है, वो भी मतलब पूरी तरह करप्शन से फ्री नहीं है। और उसमें भी हिंदू माइंड के लोग हैं, मुस्लिम माइंड के लोग हैं, कट्टर आरएसएस माइंड के लोग हैं, कांग्रेस माइंड के लोग हैं, मुस्लिम लीग माइंड के लोग हैं, आरजेडी माइंड के लोग हैं, हर तरह के माइंड के लोग हैं वहाँ। तो वो अपने फैसलों को उसी तरह से रुख देते हैं। खासकर जो उनके पास जो कंट्रोवर्शियल फैसला आता है, एमपी एमएलए का केस आता है, या टेररिस्ट का केस आता है, या नक्सलाइट का केस आता है, तो जो मानसिकता है, मान लीजिए कि आप एमसीसी से ये रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, और आपके कोर्ट में नक्सलाइट का केस आया, तो अगर आप 10 साल तक सज़ा दे सकते हैं, 2 साल से 10 साल तक की सज़ा, तो आप एमसीसी से हमदर्दी होने की वजह से 2 साल की सज़ा देंगे, 5 साल की सज़ा देंगे, 4 साल की सज़ा देंगे, 10 साल की नहीं देंगे, क्योंकि आपके आइडियोलॉजिकल माइंडसेट से वो मिलता है। भले ही वो जज साहब ओपनली ना कहते हो कि हम एमसीसी हैं, हम ये कम्युनिस्ट माइंड के हैं, लेकिन उनका उठना लोगों को समझ में आता है, उनके कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से उठना बैठना, और उनका माओवादी लिटरेचर पढ़ना, माओवादी बातें करना, और मकाल मास की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, ये दर्शाता है कि वो माओवादी नहीं तो कम से कम उसके झुकाव की तरफ है, उनका उसकी तरफ इंक्लिनेशन है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये हमेशा इस तरीके का स्टेटमेंट
वो बरी भी हो जाते हैं, उनको छूट भी मिलता है। लेकिन जब भी बात आती है और ये बोलते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, ये बोलते हैं कि भाई हम जो देश के लिए जितना किए वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, हम जो सो सच्चे मतलब हिंदू के रक्षक है। क्या इससे पहले हिंदुत्व नहीं था, या क्या इससे पहले जो सो हिंदू को मानने वाले नहीं थे? हमेशा से जो यहाँ भारत में लोग रहे हैं वो मूल निवासी के सारे लोग रहे हैं, और कभी भी इस तरीके का नहीं हुआ है कि भाई जो कंट्रोवर्सी हमेशा बार बार होता है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, या दलित महादलित या स्वर्ण जाति को लेकर के, इस तरीके का नहीं होता। तो क्या हम मानते हैं कि आज जो मीडिया है, आज जो ये आईटी सेल्स के लोग हैं, या फिर जो डिजिटल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई पहले होता था लेकिन पता नहीं चलता था, अब होता है तो तुरंत वायरल होता है, पता चल जाता है। राइट राइट, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। मैंने जैसा अभी अर्ज किया कि रफ्तार जो जिंदगी की है वो रॉकेट की स्पीड से भाग रही है, बिजली की स्पीड से भाग रही है, तो रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। आज से मैं अभी 50 साल पहले लोग बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा उसमें लोगों के बीच नफरत नहीं थी, लेकिन आज बहुत छोटी छोटी बातों पे नफरत फैल जाती है, बहुत ज़्यादा बातें ये हो जाती हैं, आप ये तूल पकड़ लेती हैं। अब देखिए पूरी दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं, वो ऐसे तो वर्ल्ड वार 1970 के पहले ही हुआ है, दोनों पक्ष वार 1945, लेकिन 70 के बाद भी दुनिया में बहुत सारी जंगें हो रही हैं। गल्फ वार 1 हुआ, गल्फ वार 2 हुआ, फिर अभी आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जंग हुआ, जिसमें रशिया और टर्की के बीच में तनाज़नी हो गई। हालांकि टर्की और रशिया दोस्त है बहुत से मामले में, खासकर इसमें मतलब वो कभी दोस्त हो जाता है। अभी हम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के ऊपर हम बात करें, ठीक है? तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर के मैं यही बोल रहा हूँ, हमेशा बार बार ऐसा हो रहा है। तो देते थे पहले लोग लेकिन पता नहीं चलता था, अब है कि मीडिया के थ्रू या डिजिटल युग है तो इसमें सारा चीज बहुत जल्दी वायरल होता है, सबको पता चलता है। स्मार्टफोन है सबके पास, उसको 2 मिनट 2 सेकंड में पता चल जाए कि अभी क्या अपलोड किया गया और पता चलता है। अब है कि जो जनता है, आम जनता, तो ये इसके ऊपर किस तरीके से सोचेंगे जो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज भी अलग अलग उनकी जो सोच है। आज जैसे जीतन राम मांझी जी ने इस चीज को लेकर के बोला, ठीक है, इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जब ये बताया गया साध्वी प्रज्ञा की तरफ से कि गोडसे जो सो देशभक्त हैं, ठीक है, और वो गांधी के खिलाफ में मतलब हमेशा बोलती रही हैं, तो इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने खुद भी ये बताया कि इस बात को और इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता। फिर कैसे साध्वी प्रज्ञा जी ऐसा स्टेटमेंट देने से नहीं चुप रही है? देखिए ये साध्वी प्रज्ञा का सिमुलर मामला नहीं, कौन है, बाबू बजरंगी, अमाया कोटनानी और इस तरह के सैकड़ों लोग जो बजरंग दल और आदि ये सारे जो भी ऐसे हमारे बाल ठाकरे, ये सारे एक माइंडसेट है। मैंने कहा ना ये आइडियोलॉजिकल माइंडसेट है, फलसफा है इनके साथ कि मुसलमानों को दबा के रखो, गैर मुस्लिम को दबा के रखो, दलितों को दबा के रखो। मुझे नहीं लगता कि मुसलमान दबे हुए, हर कुछ जो भी राइट्स है, इक्वल राइट सबको मिला हुआ, सब चीज कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे जब मैं एक ही बात करता हूँ तो आप सी पे चले जाते हैं। मेरा एक ही चीज है कि जब ये स्टेटमेंट आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे दिया कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं देने के लिए, और उससे वो काफी खफा हुए, तो फिर भी ऐसा स्टेटमेंट बार बार साध्वी प्रज्ञा जी दे रही हैं, उनके पार्टी के लोग कभी देते हैं, योगी आदित्यनाथ दे देते हैं। तो अब ये देखिए, आप अगर प्राइम मिनिस्टर, अभी तो प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब है कि क्या जेपी नड्डा को चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा को रिव्यू करें, कम से कम पब्लिकली रिव्यू करें, नोटिस दें। यही मैं बोल रहा हूँ कि आप इस तरह के आप प्रधानमंत्री को नहीं मानते हैं। अगर प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए हैं तो आप उनके ही पार्टी के हो करके, सांसद हो करके आप उनके खिलाफ जा रही हैं, आप उनको नहीं मान रहे। आप जो सो संविधान को नहीं मान रहे, संविधान के अगेंस्ट में जाकर के इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या आपको इस देश का या फिर आपको सच्चा देशभक्त मान लिया जाएगा? ये तो यहाँ के लोग नहीं मान रहे। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी कि जो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करे तो वो बहुत बड़ा देशभक्त है, और जो आदमी तो शरीफ रहे, बहादुर रहे, नेक रहे, मुंसिफ रहे, इंसाफ परस्त रहे, अच्छा सोशल तो देशभक्त। ये तो गुंडागर्दी है ना भाई, कि आप दलितों को दबाइएगा, 25 को मुसलमानों को दबाइएगा, 2 को क्रिश्चियनों को दबाइएगा। इसी तरह के माइंडसेट के लोगों ने वहाँ उड़ीसा में 2 बाप बेटे को जलाया था गाड़ी में बंद करके। आपको याद होगा 15-20 साल पहले का इस एपिसोड है। दोनों प्रीचर थे, क्रिश्चियन प्रीचर थे, और हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सजा के तौर पर छोटे से बच्चा और बाप को गाड़ी में बंद करके। अच्छा एक और सवाल, क्योंकि काफी लंबा वीडियो होने जा रहा है, एक और सवाल जिसमें ये कि जब भी बात होती है
देश को लेकर के हिंदू मुसलमान की बात होती है तो जितने भी संगठन हैं जी ठीक है, हिंदू राइट विंग के सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब भी बात होती है देश हित में, चाहे वो जीएसटी का हो, डिमोनेटाइजेशन का हो, या अभी फार्मर्स बिल को लेकर के हो, ये लोग कहीं नहीं दिखते हैं। लेकिन जब बात होती है हिंदू मुसलमान को टकराव की तो ये सब लोग निकल आते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, एक आशीष नंदी एक पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर उस तरह एक पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे देखिए कि माइंडसेट क्या चलता है, तो इन लोगों के ऐसे एक बड़ा तबका है, सारे हिंदू को तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत से हिंदू भी मुनसिफाना ज़िंदगी जी रहे हैं जिनका इंसाफ पर मबनी ज़िंदगी है, लेकिन हिंदू भाजपाई हैं या आरएसएस के हैं, और कुछ आरएसएस माइंड के लोग कांग्रेस जैसी पार्टियों में भी, उन लोगों का दिमाग बना हुआ है नफरत की राजनीति करते हैं। वो लोग मौत के सौदागर हैं, उन लोग कातिल लोग हैं। उन लोगों को मुसलमानों को बिलबिलाते देखना, क्रिश्चियनों को बिलबिलाते देखना, कमज़ोरों को बिलबिलाते देखना। अब देखिए, फार्मर्स राइट में एक आदमी ने सुसाइड किया, अभी आज पेपर में आया। हाँ, सुसाइड कर लिया। संत थे तो सिखों के। जी, तो वो उन लोग इतने बड़े जालिम हो गए हैं कि इतना भी नहीं समझते या इतना भी इंसाफ करने का उन लोग के जहन में नहीं है कि मैं एमएसपी दें। एमएसपी मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। एक बार मैं एक सेब ले रहा था, मैंने भी ये बात बताई थी अपने एक वीडियो में। 60 रुपए का सेब था और 15 रुपए का मैंने लिया, पाव भर लिया। फिर मैंने बोला कि लो पैसा दो, 50 रुपया मैंने उसको पे किया। तो बोला कितना होगा, हुजूर हिसाब करके बता दीजिए। तो मैंने कहा कि 15 रुपया। मेरे पास 2 मिनट है क्योंकि 15 रुपया आया, 15 रुपया काटो, 35 रुपया वापस करो। इसका एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि जो 100 रुपये का हिसाब नहीं कर पा रहा है, और वो कैसे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को समझेगा, कैसे वो निगोशिएट करेगा मार्केट में, औने पौने दाम बेचेगा। 10,000 का माल 12 इसे फिक्स कर देना चाहिए जो एमएसपी है पूरे इंडिया में, मतलब ही है कहीं भी जाए, लेकिन यहाँ पे डिफर करता है। लेकिन अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाने की जो दज्जाली साजिश है, इब्लीसी साजिश है, शैतान की जो साजिश है, सारी पार्टियों में जो दलाली करते हैं एक तरह से अमीरों की, और अमीर से अमीर बनते हैं, छोटा मोटा उनको भिखमंगों की तरह कुछ घूस दे देता है। बड़ा बिजनेस हाउसेज मुकेश अंबानी और अदानी, वो कांग्रेस को भी देता है। वो कुछ तबके जो है एमआईएम जैसे, लेकिन अभी तो बोला जाता है कि खुल करके वो भाजपा का सपोर्ट कर रहा है, अदानी अंबानी। मैं कहता हूँ कि और बाबा रामदेव का भी वैसे ये बीमारी पूरे चल रहा है, फ्री में सेकंड वाला थर्ड वाला में ज्यादा है। अमेरिका और यूरोप जाइएगा तो वहाँ इतना आसान नहीं है कि इंग्लैंड में 10 पैसा बढ़ जाएगा ब्रेड का दाम, अगर 2.5 रुपये में ब्रेड बिक रहा है, 2 रुपये 60 पैसे में होने लगेगा, पूरा लंदन निकल आएगा रोड पे। लेकिन बिहार और हिंदुस्तान के लोग अभी भी उतने ज़्यादा जागरूक नहीं है। आए हैं, किसान आए हैं, लेकिन जितनी बड़ी डिबैकल होने वाला है, हमने लिखा उसी दिन लिखा। ये तो हमको लगा, यकीन ही नहीं हुआ कि एमएसपी के बिना भी बिल पास हो सकता है। हमको यकीन ही नहीं हुआ, हमको लगा कि डांट वाट पड़ेगी हम लोगों से तो वो फिर एमएसपी लाएगा। लेकिन गुंडागर्दी देखिए आप एनडीए का, गुंडागर्दी देखिए आप बीजेपी का, कि एमएसपी को नहीं लाने के लिए 100 तरह के बहाने बनाए हैं, क्योंकि उन लोगों ने अरबों रुपए ले रखा होगा घूस की शक्ल में, चंदे की शक्ल में, बड़ी बड़ी पार्टियों में। एक अमीर अगर 5-50 करोड़ कमा रहा है और उसका आप घटा के 25 करोड़ कर दीजिए तो उसकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गरीब जो 5,000 कमा रहा है उसको घटा के 2,500 ये समझना चाहिए। और यही एक रोटी और एक चूक दाल के लिए रो पड़ेगा। ये चूक हमेशा गवर्नमेंट कर रही है। खैर, अब हम ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ये जो वीडियो बनाने का था और हम लोगों का जो चर्चा आपस में, ये बस इतना ही बताने के लिए कि कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर गलत होता है, चाहे वो पार्टी के तरफ से हो या किसी लोग की तरफ से हो या गवर्नमेंट के तरफ से हो, स्टेट में हो, सेंटर में हो, कहीं भी गलत है और हमको उसका समर्थन नहीं देना चाहिए। और हमेशा जो सो देश के तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए हमको सोचना चाहिए। जहाँ तक भी वो एक दूसरे को जागरूक करें, कभी भी एक दूसरे के मन में ये भेदभाव नहीं हो कि मैं बड़ा हूँ और ये छोटा है और मेरा मतलब धर्म सबसे श्रेष्ठ है, इसका धर्म सबसे नीचे। जब आप काम करते हैं, कर्मों से आपका पता चलता है आपकी नीयत का भी, और अगर आप सही मायने में आप धर्म को जानते तो आप इंसानियत जानेंगे। और ये अगर नहीं मानते तो फिर मुझे लगता है, मैं इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में अपने बताया हूँ कि वो फिर ढकोसला है, नाटक है अपने धर्म को लेकर के, उसके आड़ में जो सो गलत करने का। और अभी हर एक जगह पे कहीं ना कहीं न्यूज़ में या फिर आप कोई भी पढ़ते हैं मैगजीन्स वगैरह, तो इसमें ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। तो आज जो चर्चा हुई इसी चीज़ को लेकर, कोई भी कंट्रोवर्सी जो होती है भाजपा की तरफ से, इसके ऊपर भाजपा पार्टी भी संज्ञान ले और ऐसे लीडर के ऊपर जो है अंकुश लगाए। और जहां तक भी हो सके एक सोशल एक्टिविस्ट हो या जो भी आम जनता हो, इसके खिलाफ जो सो प्रोटेस्ट करे। अभी फार्मर्स बिल का जहां तक है,
हर एक लोग, स्टूडेंट्स हो, इस कंट्री में रहने वाले जो सही मायने में देश के लिए सोचते हैं, वो फार्मर्स के सपोर्ट में रहें। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।